नमस्कार। आज हम देखते हैं मुद्रा के बारे में, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा की परिभाषा की। तो मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा हमारे आर्थिक जीवन का आधार है। बिना मुद्रा के हम आर्थिक जीवन की कल्पना अब नहीं कर सकते। तो मुद्रा क्या है, इस बात को हम सबसे पहले देखें। तो मुद्रा शब्द जो है ये इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मनी, और ये शब्द हम रोम की देवी जूने मोनेटो के नाम से लिया गया है। मुद्रा की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी है। किसी ने इसके कार्य के आधार पर इसकी परिभाषा दी है, किसी ने इसको संकीर्ण रूप में परिभाषित किया है, किसी ने विस्तृत रूप में परिभाषित किया है, और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी वैधता के आधार पर इसे परिभाषित किया है। तो प्रोफेसर वॉकर थे, उन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। जो वस्तु मुद्रा का कार्य करती है वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर हिक्स ने भी इसी बात को स्वीकार किया। ये परिभाषा हमारी मुद्रा के कामों पर आधारित परिभाषा है, लेकिन इससे भी कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा हार्टले विदर्स हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी। वो कहते हैं कि मुद्रा वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के भुगतान अथवा कई प्रकार के अन्य व्यावसायिक दायित्वों को चुकाने के रूप में व्यापक रूप से काम में आती है। तो इस तरह से ये मुद्राएं हमारी सर्वग्राह्यता, ये मुद्रा की परिभाषा हमारी सर्वग्राह्यता के आधार पर दी गई है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में रिचर्ड डी लिप्से और एलेक क्रिस्टल, इन्होंने अन्य परिसंपत्तियों से मुद्रा को पृथक करने वाला एक मुख्य काम इसमें किया, और उन्होंने कहा मुद्रा को किसी भी सामान्यतः स्वीकृत विनिमय के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विनिमय का माध्यम कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। यद्यपि विनिमय का माध्यम प्राय मुद्रा का पारिभाषिक कार्य माना जाता है, लेकिन मुद्रा अन्य कार्य भी कर सकती है। तो इन्होंने 3 बातों पर जोर दिया। एक तो ये था कि ये वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। दूसरा ये कि विनिमय के लगभग सभी व्यक्तियों के द्वारा सामान्यतः विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। और तीसरा ये विनिमय के माध्यम के अलावा अन्य कार्य भी कर सकती है, जैसे मूल्य संग्रह और लेखे की इकाई। तो इस तरह के कामों पर आधारित इसको मुद्रा को इन्होंने परिभाषित किया है। नेप और हार्टे ने इसके वैधानिक स्वरूप पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित होने पर मुद्रा होती है। तो ये हमारी वैधानिक परिभाषा है कि अगर राज्य उसको वैधानिकता उस वस्तु को प्रदान नहीं करता है तो वो मुद्रा नहीं हो सकती, अदरवाइज़ वो मुद्रा होगी। मिल्टन फ्रीडमैन ने भी अपनी इसकी एक परिभाषा दी, और उन्होंने ये कहा कि लोग अपनी जेबों में जो डॉलर रखें और बैंक में मांग जमाओं और अब सावधि जमाओं के रूप में जो जमाए रखी है, वे सब मुद्रा में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने मुद्रा को एक व्यापक परिभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। अब हम देखें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या मुद्रा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बड़ी बात ये थी कि मुद्रा के जन्म से पहले हमारे यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित थी, और उनकी जो कठिनाइयाँ थी उन्हीं की वजह से मुद्रा का जन्म हुआ, और उन कठिनाइयों से इस मुद्रा ने हमें काफ़ी हद तक उबार लिया। तो सबसे पहली आवश्यकता जो मुद्रा की है वो ये है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों का, या जो हमारी वस्तु विनिमय की पहली समस्या थी वो ये थी कि इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोगों का अभाव था। 2 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना जिनकी आवश्यकताएं एक दूसरे से मिलती जुलती हों, ये पता करना
काफ़ी मुश्किल होता था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत मुश्किल होती थी कि यदि एक व्यक्ति को गेहूँ चाहिए और दूसरे व्यक्ति को जूते चाहिए तो इस तरह के संयोग मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। मुद्रा के आगमन से ये कठिनाई काफ़ी हद तक दूर हो गई। दूसरा जो इसका वस्तु विनिमय की कठिनाई थी वो थी मूल्य मापक का अभाव। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे बड़ी कठिनाई जो थी वो ये थी कि इसमें मूल्य मापक का अभाव होता था। अब मान लीजिए समाज में 3 वस्तुएं हैं तो उसके 3 भाव, ए का बी में, बी का सी में, ए का सी में, इसमें इस तरह से हमें रखने 6 भाव हमें इसके रखने पड़ते थे। और अगर 100 वस्तुएं हैं तो उनके भाव हमें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तीसरी कठिनाई जो थी वो थी वस्तुओं की अविभाज्यता या विभाजनशीलता की कमी। वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई एक ये थी कि इसमें वस्तुओं का विभाजन करना काफ़ी मुश्किल होता था। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में भैंस है और दूसरे के पास में जूते हैं, तो वो भैंस को किस हिसाब से विभाजित करके और जूते प्राप्त करेगा। तो ये कठिनाई, जब तक बराबर की वस्तुएं नहीं मिल जाती तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली संभव नहीं हो पाती थी। चौथा है भविष्य के मूल्य संग्रह की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संग्रहित करके भविष्य के लिए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि और ये जोखिम भरा भी बहुत था, क्योंकि जैसे पशु है, अनाज है, इन सब चीज़ों को हम संग्रहित करके नहीं रख सकते। पशु मर जाएंगे, अनाज खराब हो जाएगा, वस्त्र खराब हो जाएंगे, तो इनको हम नहीं रख सकते। अब हम देखें मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्यों को हम कई भागों में